आदर्श विद्या मंदिर के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हमने पिछली बार 12वां कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान के अंदर चैप्टर नंबर 16 है उसका इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसके अंदर अपन रेक्टिफायर या दिष्टकारी पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हमने रेक्टिफायर या दिष्टकारी क्या होता है, दिष्टकरण की क्रिया क्या होती है, दिष्टकरण के प्रकार क्या होते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया था। तो दिष्टकरण जो थे या दिष्टकारी जो थे वो अपने पास में 3 प्रकार के थे। अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग सेतु दिष्टकारी। तो इस जिसमें से अर्ध तरंग दिष्टकारी जो है वह हमने पीछे वाली क्लास में देख लिया था। जिन भैयाओं ने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वह वीडियो देखें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि पूर्ण अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या होता है। आज हम आगे जो है हमारा जो टॉपिक रहेगा वह टॉपिक है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। दिष्टकारी क्या होता है वापस समझा देता हूँ। दिष्टकारी एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा निवेशी प्रत्यावर्ती जो विभव होगा या वोल्टता जो होगी उस निवेशी प्रत्यावर्ती विभव या वोल्टता को अपन निर्गत में दिष्ट वोल्टता या दिष्ट विभव के रूप में प्राप्त करते हैं। जो हमारा इनपुट होगा वह प्रत्यावर्ती होगा या एसी होगा और जो हमारा आउटपुट होगा वह दिष्ट होगा या डीसी होगा। तो इस तरीके से यह कार्य करता है। तो यहाँ पर हम जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी है उस पूर्ण तरंग दिष्टकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी की सर्वप्रथम रचना के बारे में बात करते हैं। जैसा कि अर्ध तरंग दिष्टकारी में अपन ने पढ़ा था, अर्ध तरंग दिष्टकारी के अंदर परिपथ होते हैं। पहला कहलाता है प्राथमिक परिपथ, दूसरा कहलाता है द्वितीयक परिपथ। ठीक है। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी के अंदर अपन ने एक ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया था जो यहाँ पर दिखाया गया है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी में भी ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसके लिए एक विशेष प्रकार के ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है जिसे हम मध्य निष्कासी ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी के अंदर मध्य निष्कासी ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है। हम बात करें इसकी रचना के बारे में तो इसके प्राथमिक परिपथ में जो इनपुट एसी सिग्नल है या जो अपना निवेशी प्रत्यावर्ती विभव है वह ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक जो कुंडली है, जो ये ट्रांसफॉर्मर की जो द्वितीयक कुंडली है, वह ट्रांसफॉर्मर की जो द्वितीयक कुंडली जो है वह डायोड D1 और डायोड D2 से कनेक्टेड होती है। ठीक है। डायोड D1 और डायोड D2 जो है वह श्रेणी क्रम के अंदर इस परिपथ में जो है वह जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक बिंदु होता है जिस बिंदु को अपन ने सी नाम देते हैं, जिस बिंदु को अपन बोलते हैं सेंटर टैप या इसको हिंदी में बोलते हैं शून्य विभव बिंदु। इस शून्य विभव बिंदु का कार्य क्या है? यह शून्य विभव जो बिंदु होता है इस बिंदु के सापेक्ष एक ही टाइम के अंदर एक स्थिति में यह धनात्मक होगा, एक तरफ विभव का मान धनात्मक होगा और एक तरफ विभव का मान ऋणात्मक होगा। जब इसकी अपन कार्यविधि के बारे में बात करेंगे तब इसको और ज्यादा क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर ये जो एरो द्वारा प्रदर्शित किया हुआ है, यहाँ पे एक बिंदु है जिस बिंदु को मैंने नाम दिया है सी। उस सी बिंदु को अपन बोलते हैं सी बिंदु को अपन बोलते हैं निर्देश शून्य विभव बिंदु। इस बिंदु के सापेक्ष एक ही समय में द्वितीय कुंडली का ये द्वितीय कुंडली है, एक सिरा तो धनात्मक होगा और एक सिरा जो है वह क्या होगा? ऋणात्मक होगा। कैसे होगा ये अपन आगे क्लियर करते हैं। अब यहाँ पर एक यह सिरा है, इस सिरे को अपन नाम देते हैं, ये जो बिंदु है जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं इस बिंदु को अपन उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं और यह जो उभयनिष्ठ बिंदु जो है उसको अपन ने नाम दिया है एल। ठीक है। तो यह मध्य निष्कासी बिंदु और इस उभयनिष्ठ बिंदु के मध्य लोड प्रतिरोध RL जुड़ा हुआ होता है। इस लोड प्रतिरोध पर ही हम जो है अपना डीसी जो आउटपुट वोल्टेज है या डीसी या निर्गत दिष्ट वोल्टता जो है वह हम इस RL प्रतिरोध के सिरों पर प्राप्त करेंगे। तो ये बेसिक इसकी रचना के बारे में अपन ने किया।
इन समरी मैं वापस क्लियर करता हूँ। सबसे पहले मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। निष्कासित ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली जो है वह निवेशी प्रत्यावर्ती विभव के द्वारा जुड़ी हुई होती है, जबकि निर्गत ट्रांसफार्मर की जो द्वितीयक कुंडली है वह दो डायोड D1 और D2 के द्वारा जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर एक बिंदु C होता है, जिस बिंदु को अपन निर्देश शून्य विभव बिंदु कहते हैं। इस निर्देश शून्य विभव बिंदु तथा दोनों को मिलने वाली रेखा का बिंदु जहाँ जो उभयनिष्ठ बिंदु X, उसके मध्य एक लोड प्रतिरोध RL लगाया गया है। इस RL के सिरों पर हम क्या प्राप्त करेंगे? इस RL के सिरों पर हम निर्गत जो वोल्टेज है वो अपन प्राप्त करेंगे। ठीक है। अब इसमें जो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो चीज अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, जब अपन ने पूर्ण अर्ध तरंग दिष्टकारी की बात, तो अर्ध तरंग दिष्टकारी में जब तरंग जो थी, जब आपकी जो आपका प्रत्यावर्ती धारा है उसके धनात्मक अर्ध चक्र के अंदर तो अपन को दिष्ट धारा प्राप्त हो रही थी, लेकिन ऋणात्मक अर्ध चक्र के दौरान कोई निर्गत धारा प्राप्त नहीं होती थी। यानी केवल धनात्मक अर्ध चक्र के दौरान ही हमको आउटपुट मिलता था, ऋणात्मक अर्ध चक्र के दौरान हमको कोई आउटपुट नहीं मिलता था। लेकिन इसके अंदर दोनों अर्ध चक्र, धनात्मक अर्ध चक्र और ऋणात्मक अर्ध चक्र, दोनों अर्ध चक्रों के दौरान क्या मिलेगी? दिष्ट धारा मिलेगी। तो यहाँ पर दोनों अर्ध चक्र के दौरान कार्य हो रहा है, अर्थात दोनों अर्ध चक्र के दौरान निर्गत आपको दिष्ट धारा प्राप्त हो रही है। फिर बात करें, इसमें मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर आपको बता दिया मैंने पहले, तो मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। फिर यह अर्ध तरंग दिष्टकारी की तुलना में अच्छा होता है। यह अर्ध तरंग दिष्टकारी की तुलना में अच्छा होता है। अच्छा होने का कारण ये है कि क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता है, वो अच्छी है। जिसका उसी पॉइंट को मैंने नीचे भी लिखा है, इसकी दक्षता अधिक है। दक्षता अधिक होने का मतलब क्या है कि धनात्मक अर्ध चक्र में भी ये दिष्ट धारा दे रहा है और ऋणात्मक अर्ध चक्र में दिष्ट धारा दे रहा है, तो अपन को दोनों ही अर्ध चक्र के दौरान दिष्ट धारा प्रवाहित अपन को दे रहा है। जबकि अर्ध तरंग दिष्टधारी जो है वो खाली एक धनात्मक अर्ध चक्र में ही देता था, ऋणात्मक अर्ध चक्र में कोई निर्गत धारा या सॉरी निर्गत वोल्ट का नहीं देता था। तो इसलिए यह जो है वह इसकी अपेक्षा अर्ध तरंग दिष्टकारी की अपेक्षा और अच्छा माना जा सकता है। अब अपन बात करते हैं यह किस प्रकार से कार्य करता है, तो इसकी कार्य विधि के दौरान बात करते हैं। तो सबसे पहले ये अपना प्राथमिक परिपथ है, ये वाला जो परिपथ है ये अपना प्राथमिक परिपथ है। जब इस प्राथमिक परिपथ में अपन क्या देंगे? इनपुट ए से सिग्नल देंगे या निवेशी प्रत्यावर्ती धारा देंगे। तो जब निवेशी प्रत्यावर्ती धारा होगी तो उसका पहला जो चक्र होगा वह धनात्मक अर्ध चक्र होगा, दूसरा जो चक्र होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक अर्ध चक्र। यहाँ पे लिखा हुआ ये ऊपर जो है यह पॉजिटिव अर्ध चक्र है, नीचे जो है वह नेगेटिव अर्ध चक्र है। तो जब अपन ने इस निवेशी प्रत्यावर्ती विभव जो है उसके धनात्मक अर्ध चक्र जब होगा, इसका जब धनात्मक अर्ध चक्र होगा तो कुंडली, ये द्वितीयक कुंडली है, इस द्वितीयक कुंडली का सिरा जो ए है वह धनात्मक होगा और सिरा बी जो है वह ऋणात्मक होगा। वापस समझ लो, जब हम यहाँ पर एसी इनपुट देंगे या प्रत्यावर्ती विभव जो है वह अपन इनपुट देंगे या निवेश करवाएंगे, तो धनात्मक अर्ध चक्र के दौरान बिंदु ए जो होगा वह धनात्मक हो जाएगा और बिंदु बी जो होगा वह क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर धनात्मक आ गया और यहाँ पर ऋणात्मक आ गया। अब धारा का चालन इस प्रकार से होगा, धारा इस तरीके से चलेगी। तो जब ए बिंदु से धारा इस डायोड D1 पे पहुंचेगी तो ये डायोड D1 का पॉजिटिव सिरा है और ये डायोड D1 का नेगेटिव सिरा है या एन सिरा है। तो जब धारा इस दिशा में जाएगी तो ए बिंदु पर अपन को कौन सी धारा प्राप्त हो रही है? ए बिंदु पर हमको धनात्मक धारा प्राप्त हो रही है या धनात्मक विभव प्राप्त हो रहा है। तो जब धनात्मक विभव इसके पी बिंदु से कनेक्टेड होगा तो ये कौन सी बायस की अवस्था में आ जाएगा डायोड? तो यह डायोड जो है वह अग्र बायस की अवस्था में आ जाएगा। तो जब निवेशी प्रत्यावर्ती विभव के धनात्मक अर्ध चक्र के दौरान बिंदु ए पर धनात्मक विभव प्राप्त होता है
और बिंदु बी पर जो है वह ऋणात्मक प्राप्त होता है। जब ए पर जो अपन को विभव धनात्मक प्राप्त हुआ, वह डायोड D1 के पी सिरे से होता हुआ एन सिरे से बाहर की ओर निकलेगा। इस स्थिति में डायोड D1 जो है वह अग्र बायस की अवस्था में होता है और अग्र बायस की अवस्था में धारा का चालन होता है। तो यह धारा, इस एरो दर्शाए गए हैं, यहाँ से ए से होता हुआ D1 से होता हुआ इस लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर क्या होगा, विभव प्राप्त करेगा। और जब यह RL के सिरों पर विभव प्राप्त करेगा तो इस RL के सिरों पर हमको निर्गत दिष्ट धारा प्राप्त होगी। इसी प्रकार इसी के दौरान धनात्मक अर्ध चक्र की बात करें तो यहाँ पर जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ए पॉजिटिव था तो बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। जब ये नेगेटिव धारा आगे की ओर जाएगी, जब यह नेगेटिव धारा कहाँ जाएगी, आगे की ओर जाएगी, तो यह डायोड का यह सिरा पी कहलाता है और यह सिरा एन कहलाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ से धारा तो नेगेटिव आ रही है और यहाँ पे ये पी आ गया। तो इस स्थिति में जो डायोड है वह क्या होगा, पश्च बायस की स्थिति में होगा और पश्च बायस की स्थिति के अंदर धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो धनात्मक अर्ध चक्र के दौरान डायोड D1 के द्वारा धारा का प्रवाह हो गया। ठीक है, धनात्मक अर्ध चक्र के दौरान डायोड D1 का क्या हो, डायोड D1 में से धारा का प्रवाह हुआ, जबकि डायोड D2 में से कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा। इस बिंदु को मैं X बिंदु मानता हूं। तो यहाँ पर जो धारा है या जो विभव है वह X से C की ओर प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कहाँ हो रही है, X से C की ओर प्रवाहित हो रही है। और RL के सिरों पर हम क्या प्राप्त करेंगे, RL के सिरों पर हम आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट DC वोल्टेज जो है वो अपन प्राप्त करेंगे। अब बात कर, जब निवेशी प्रत्यावर्ती विभव का ऋणात्मक अर्ध चक्र होगा, तो जब निवेशी प्रत्यावर्ती विभव का ऋणात्मक अर्ध चक्र होगा तो ए सिरा तो ऋणात्मक पे चला जाएगा और बी सिरा क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। जब बी सिरा धनात्मक होगा तो यहाँ से धारा का चालन इस डायोड D2 के द्वारा होगा और जब यह धनात्मक होगा तो धनात्मक धारा आगे बढ़ रही है तो इस पी डायोड के पी भाग से टकराएगी। यह डायोड का पी भाग और धारा भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब यह जो डायोड है यह अग्र बायस की स्थिति में होगा। अग्र बायस की स्थिति में धारा का चालन होगा। तो इस स्थिति में जो धारा है वह D2 के कारण या डायोड D2 के कारण होगी। अब बात करता है D1 की, तो ये ऋणात्मक हो गया, ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया। अब ये नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव जब धारा या नेगेटिव धारा जब आगे या नेगेटिव वोल्टेज जब आगे की ओर जाएगा तो इस नेगेटिव इस डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर ये डायोड D1 जो है वह क्या हो जाएगा, पश्च बायस की स्थिति में होगा और पश्च बायस की स्थिति में धारा जो है वह क्या होती है, प्रवाहित नहीं होती है। तो अपन बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जब ऋणात्मक अर्ध चक्र होगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर या ऋणात्मक अर्ध चक्र के दौरान डायोड D2 में से धारा का प्रवाह होगा, डायोड D1 में से धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो धारा जो है वह B से होती हुई D2 में जाएगी और D2 से होती हुई बिंदु X पर जाएगी और बिंदु X से होती हुई RL से बिंदु C पर जाएगी। इस तरीके से यह पूर्ण चक्र करती है। इस प्रकार RL के सिरों पर, इस लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर अपन को क्या प्राप्त होगा, विभव पात जो है या आउटपुट वोल्टेज जो है DC वोल्टेज है वह अपन को प्राप्त होगा। तो धनात्मक अर्ध चक्र के अंदर डायोड D1 अग्र बायस की था और D2 पश्च बायस की स्थिति में था। ऋणात्मक अर्ध चक्र के दौरान D2 जो था वह अग्र बायस की स्थिति में था और D1 पश्च बायस की स्थिति में था। तो इसमें दोनों स्थितियों में धनात्मक अर्ध चक्र और ऋणात्मक अर्ध चक्र दोनों ही स्थितियों में धारा का चालन किया गया किसी न किसी एक डायोड के द्वारा। अर्थात यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज है वो देखो, पॉजिटिव में भी अपन को आउटपुट, पॉजिटिव जो है उसके अंदर भी अपन को आउटपुट जो है वह क्या प्राप्त हो रहा है, DC वोल्टेज प्राप्त हो रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी अपन को आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। अब आप पूछोगे कि ये आउटपुट DC सिग्नल जो है वो एक ही दिशा में क्यों है। उसका कारण ये है कि देखो, जो धारा का जो अपन आउटपुट
वोल्टेज प्राप्त कर रहे हैं वो अपन कहाँ प्राप्त कर रहे हैं, आरएल के सिरों पर प्राप्त कर रहे हैं। तो आरएल के सिरों पर धारा की दिशा देखो, तो इस स्थिति में धारा यों से होती हुई यों गुजरी है, तो आरएल की दिशा कैसे है, एक्स से सी की ओर। अब D2 की स्थिति में या नेगेटिव साइकिल की स्थिति में तो धारा की दिशा कैसे, एक्स से सी की ओर। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर धारा की जो दिशा है वो क्या है, एक ही दिशा में है, जिसके कारण जो आपकी जो आउटपुट वोल्टेज जो है वह एक ही दिशा में प्राप्त होता है। ठीक है, तो निवेशित जो धारा है उसके पूर्ण चक्र के संगत निर्गत विभव में जो सारी जो अपन को तरंग प्राप्त होती है वह क्या होती है, एक दैशिक प्राप्त होती है। अब दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही स्थिति मतलब दोनों ही अर्ध चक्रों की स्थिति में, दोनों ही अर्ध चक्र की स्थिति में लोड प्रतिरोध जो है उस आरएल के सिरों पर हमको क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, और जो धारा का प्रवाह जो होता है वह एक ही दिशा में हो रहा है। ठीक है, तो ये अपना ये था। अब इसका अपन एक तरंग प्रतिरूप, तो ये अपना तरंग प्रतिरूप है, ये अपना इनपुट और ये अपना आउटपुट। इनपुट के अंदर अपन देख रहे हैं जो आपका निवेशी प्रत्यावर्ती विभव है, ये निवेशी प्रत्यावर्ती विभव है, और आउटपुट के अंदर अपन को एक ही दिशा के अंदर जो है वह वोल्टेज प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जो है आपका निवेशी और निर्गत विभव के लिए तरंग प्रतिरूप अपन को प्राप्त हुआ। यहाँ पर ये चीज अपन को तरंग प्रतिरूप भी अपन को एग्जाम में बनाना होता है। तो यह आपका जो टॉपिक था आज का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, यह इतना ही लिखना है और इसके नोट्स आप बनाते रहें। जैसा मैं वीडियो में बोलता हूं तो उसकी तरफ उसको पॉज करके बनाते रहें, और अगर आपको आवश्यकता लगती है तो आप मुझे कॉल करके बता भी सकते हैं, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू।